इंशाल्लाह। क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स चाहे किसी भी मतलब फील्ड में हो या किसी भी डिपार्टमेंट से वो सर्व कर रहे हो, उनको प्रॉब्लम्स आती हैं कोई भी अगर पब्लिक पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी हो। तो सवाल सर मेरा ये है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक या कोई भी हम कोई काम करते हैं, कोई भी डिसीजन इंप्लीमेंट करना हो जिसके प्रॉज एंड कॉन्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके होते हैं मीटिंग्स में या डेलिब्रेशंस होती हैं, लेकिन जब हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं तो रेजिस्टेंस आता है। इसके अलावा भी बहुत सारी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका एक एडमिनिस्ट्रेटर को सामना करना पड़ता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, बहुत ही मुअद्दबाना गुजारिश है, कि उन्होंने प्रॉब्लम्स की तरफ थोड़ा सा इशारतन कोई बात कही जाए कि किन किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, कैसे चेक्स एंड बैलेंस एक मेंटेन करना पड़ता है। बिकॉज एक एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो सोसाइटी का भी पार्ट है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का भी पार्ट है। तो बैलेंसेस को मेंटेन करने के लिए जो शायद हो सकता है सभी ना समझ पाए, तो वो किन किन दुश्वारियों के का सामना करना पड़ता है, उसमें कैसे कैसे चैलेंजेस एक एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो फेस करता है। तो मेरी गुजारिश है कि इस पर थोड़ी रोशनी डालें। फलदार के नसीब में है पत्थरों की चोट, अगर हौसला नहीं है तो फिर बेसमर रहो। आप ऐसा तो होगा नहीं ना कि आप एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे और आप सिविल सर्विसेज क्रैक करेंगे, आप समाज के उस चुनिंदा लोगों में जाके बैठेंगे जहां आपको ये शर्फ हासिल है, आप चुने गए हैं, अल्लाह ने आपको नवाजा है इस चीज से कि आप लोगों की बेहतरी आपके हाथ में दी गई है। और फिर जब बात लोगों की बेहतरी की आएगी तो आप पे ये मतलब आप पे ये लागू है कि आप उसे बड़ी दानिशमंदी से और बड़ी दानिशवरी से करें। बाकी पुल्स एंड प्रेशर्स तो इससे ज्यादा किसी और सबसेज में होंगे नहीं ना, क्योंकि मैं पहले ही अर्ज किया हूं कि हम लोगों की जिंदगी के हर पहलू के साथ जुड़े हैं, डेथ सर्टिफिकेट से लेके बर्थ सर्टिफिकेट से लेके डेथ सर्टिफिकेट तक। आदमी वो तो अल्लाह बेहतर जानता है कि उसने जन्नत कमाई या वो कहाँ रसीद किया गया उसको, मगर जब तक वो इस दुनिया से चला नहीं जाता तब तक कहीं ना कहीं हमारे साथ या हम उसके साथ जुड़े हैं। सो ये पुल्स एंड प्रेशर्स वाला जॉब है, मगर ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे हर दिन आप शाम को घर आते हैं, आपके पास एक वजह जरूर होती है हर दिन कि आपने कुछ बेहतर काम किया है, किसी के आप काम आए हैं। शाम को मैं जाती तौर पे शाम को बिस्तर पे जाने से पहले एक वो चीज जरूर याद करता हूँ जो दिल में मैंने सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए या सिर्फ जनरल गुड के लिए की है, जिसमें मेरा जाती कोई मफाद ना हो या किसी को कोई सिफारिश ना हो, कुछ ना हो, तो उससे नींद थोड़ी अच्छी आ जाती है। तो मेरा तो यही मानना है कि ये पुल्स एंड प्रेशर्स को डेली बेसिस पे लें। अगर आप में से कोई क्रिकेटर होंगे तो हम जानेंगे कि जब टेस्ट मैच खेलते हैं तो बड़े सेशन बाय सेशन खेलते हैं कि जी लंच सेशन है, टी सेशन है, फिर इवनिंग सेशन है, तो उस तरह खेला जाए। ओवरऑल इसको जनरलाइज करके मत देखा जाए, अपना जो किरदार है उसे बखूबी निभाएं और दूसरे को किरदार निभाने भी दें। हर चीज मैं करूं ये जरूरी नहीं है, अपना जो हिस्सा है वो किया जाए और जिसका जो ड्यू बनता है, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे वो एक आम आदमी हो। जैसे कि मैं देही तरक्की में रहा तो मेरे साथ साथ पंचायती निज़ाम भी रहा, मेरे साथ साथ इलाके के एमएलएस भी रहे, एक सिस्टम भी रहा, तो उनको भी अपना काम करने दें और खुद भी अपना काम करें। और इस सब के बीच जो प्रायोरिटी है वो ये रहे कि लोगों की भलाई हो और हर एक आदमी का अपना अपना एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। अगर आप किसी के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में नहीं एंटर करेंगे तो किसी को भी ये हक हासिल नहीं है कि वो आपकी उस एनक्रोचमेंट करे आपके एरिया में। और मुझे लगता है कि ठीक है, मैनेज हो जाता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई इतना बड़ा मुश्किल नहीं आता, बेहतर होता है। जी शुक्रिया सर। मॉडरेटर हजरात में अगर किसी और भाई का सवाल होगा तो आप पूछ सकते हैं, मॉडरेटर हजरात में। जी जी, बहुत शुक्रिया इमरान भाई, बहुत ही उम्दा अंदाज में जो है एजाज साहब सवालों के जवाब दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया। मेरा एक ये सवाल है कि आज जो है मॉडर्न दौर है, टेक्नोलॉजिकली हम बहुत फास्ट हो गए हैं, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं और रिसोर्सेज भी हैं, हुकूमतों के पास भी हैं और
बहुत अच्छे से काम भी हो रहा है, लेकिन अभी तक करप्शन के खात्मे के लिए आप क्या समझते हैं कि मुकम्मल खात्मे के लिए क्या क्या इकदाम करने की ज़रूरत है, और अभी ख़त्म क्यों नहीं हो रही है करप्शन? उसके मेन कुछ काजेज़ पे अगर आप सर रोशनी डालें। जी तारिक साहब, ऐसा है कि करप्शन से इनकारी भी नहीं है, जी और इकरारी जो है वो उसे क्या कहते हैं ना, इकबाल जुर्म होगा, जी है ना। मगर इनकारी भी नहीं की जा सकती। ऐसा भी नहीं है कि करप्शन नहीं है, आए दिन आप देख रहे हैं। और कभी ये बुक हो गया, कभी वो बुक हो गया, उस पे एफआईआर लग गई, इस पे ये लग गया। मुझे लगता है सबसे बड़ा इम्तिहान ही ब्यूरोक्रेट का वो ये है कि वो टेम्पटेशंस को कैसे मना करता है, मतलब कैसे he doesn't fall prey to temptations। सबसे मुश्किल काम ही यही है। वरना क्या था? वरना तो नौकरी बड़ी आसान थी। जी और पहले क्या था? खैर ये मैंने मतलब मुझे लगता है ये मेरा जाती तजुर्बा है कि पहले कोर्सिव करप्शन होती थी, है ना। जी हम कहते जी पुलिस वाला खड़ा है, वो पैसे मांगता है, वो लेता है, पटवारी ग्राम सेवक पैसे लेता है। अब क्या है, करप्शन भी इवॉल्व हुई है। अब कोहेजन करप्शन यही है। अब मुझे लगता है कि वो म्यूचुअलिज्म पे आ गई है, जिसे वो कहते हैं ना, तू मेरी खुजला मैं तेरी खुजलाऊंगा। उसमें क्या है कि दोनों पार्टीज बेनिफिटेड हो रही है, चाहे वो देने वाला हो चाहे वो लेने वाला हो। और करप्शन को खत्म करने का तरीका मेरे हिसाब से एक ही है कि सोसाइटी होगी जब ना आदमी को अपने हकूक का, देखो एक आम चीज के लिए कोई करप्शन नहीं देगा, आप देंगे? अगर आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, जी जी आप एक ट्रेन, आप 4 दिन पता है मैंने जाना है, आप टिकट कटाएंगे, आराम से जाएंगे। जब आप कहेंगे कि नहीं मुझे शाम को जाना है, मुझे अभी टिकट चाहिए, अब चाहे मुझे टिकट ये महंगी मिले, है ना, जी वो जो आपकी सोच है ना, महंगी मिले और किसी भी कीमत पे मिले, दैट इज करप्शन। आप अपने आप को, हम हर आदमी अपने आप को एक प्रोसेस में नहीं डाल रहा, है ना। हर आदमी को जल्दी है, मेरा काम सबसे पहले हो, मैं सबसे पहले फ्री हो जाऊं, मैं सबसे पहले पहुंच जाऊं, मुझे वो चीज सबसे पहले मिल जाए। तो इस चीज से मुझे लगता है जो जिसको मैं कहूंगा ये ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। तो बेहतर यही है कि जितना करप्शन लेने वाला जिम्मेदार है उतना देने वाला भी है। तो और चीजों को जितनी हम ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, अगर घर बैठ के, जैसे अब सरकार, आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर सरकार का असेंशियल सर्विसेज जो है वो, या आप देख ले कितनी सर्विसेज लोकल लेवल पे आपको मुहैया कराई गई है सिटीजन्स के लिए, और उनके लिए टाइम फ्रेम रख दिया गया है कि आपको ये चीज इतने दिन के अंदर मिलेगी, ये चीज इतने दिन के अंदर मिलेगी। तो ठीक है, मुझे लगता है इससे काफी रोकथाम भी हुआ है। और आने वाले वक्तों में जब जब एजुकेशन बढ़ेगी और सेल्फ सफिशिएंसी आएगी लोगों के अंदर, लोग अपने आप को एक प्रोसेस में डालेंगे और अकाउंटेबिलिटी होगी, तो मुझे नहीं लगता कि करप्शन की ज्यादा कुछ जरूरत रहेगी या होगी। बाकी करप्शन इज अ चॉइस, ऐसा थोड़ी है, किसी पे नाफिज थोड़ी है। मुझ पे ये आयद है कि मैं ये काम करूं, मगर मुझ पे ये सरकारी तौर पे आयद नहीं है कि मैं इसे करप्शन लेके करूं। ये एक चॉइस है इंडिविजुअल, उसके लिए आप यू कैन नॉट ब्लेम अ सिस्टम फॉर इट, यू कैन नॉट ब्लेम एंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर इट। उस जाती, ये उस आदमी का अपना फेल है, उसके लिए ही इज टू बी ब्लेम्ड फॉर इट, नॉट द सिस्टम, नॉट द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑफ द स्टेट या यूनियन टेरिटरी। तो इसलिए मुझे लगता है ये एक जाती का फैसला होता है, और अगर कोई करता है तो वो भुगतेगा भी। जी 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 बहुत शुक्रिया सर। एक सवाल और है मेरे पास। कोई भी प्रोफेशनल होता है, और आप जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, तो उनके जो डेली के मामूलात होते हैं और निजी लाइफ और प्राइवेट लाइफ है, तो उसमें बाज़ लोग जो हैं बैलेंस नहीं रख पाते हैं। तो आप कोई ऐसी कोई तजर्बा या इस तरह से कोई बात बताएं कि वो अपनी ज़िंदगियों में बैलेंस किस तरह से रखें कि दोनों चीज़ें एक साथ बैलेंस चलें। अल्लाह का शुक्र है, कम से कम मेरे घर वालों को मुझसे ये शिकायत नहीं रही, और शुरू से नहीं रही। दरअसल मैंने ना बचपन में बड़ी जल्दी एक वो पोइम पढ़ ली थी इंग्लिश की, उसका नाम था
द हैंगमैन एट होम, मुझे यकीन है आप में से भी काफी लोगों ने पढ़ी होगी और नहीं पढ़ी होगी तो आज पढ़ लीजिएगा। उसमें यह है कि जब एक जल्लाद जिसे हम कहते हैं जो फांसी देता है, वो जो घर जाता है, तो वो पोइट ने वो इलस्ट्रेट किया है उसका वो रहन सहन। घर वो जब जाता है अपने बच्चों के साथ, वो एक नॉर्मल इंसान की तरह होता है, अपनी बीवी के साथ वो एक नॉर्मल आदमी की तरह होता है। वो जल्लाद सिर्फ उस जेल के अंदर है जहां उसका जो काम है, जहां उसको ये इस काम पे लगाया है कि वो फांसी देगा। सो हम सब समाज का एक हिस्सा है, आपके बीच के हैं, आप जैसे हैं, और हमारे घर पे हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, भाई हैं, बीवी है, बच्चे हैं, और सबके साथ हम भी नॉर्मल जिंदगी जीते हैं। और कभी कभी अगर बहुत प्रेशर होगा तो वो घर पे रिफ्लेक्ट होता है यकीनी तौर पे। हम कोई बिजली का स्विच तो है नहीं है ऐसा कि हम घर पहुंचे और दफ्तर वाली सारे इश्यूज को वहाँ स्विच ऑफ करके आ जाएं और सुबह जाके स्विच ऑन करें। आपको ये सब चीज़ें इफेक्ट करती हैं, आप एक सिस्टम में पड़े हुए हैं, मगर फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने एक हमें इसके लिए चुना है कि जब शाम को हम घर वापस जाते हैं तो हमारी जो कमीज के कॉलर हैं वो सफ़ेद रहते हैं, इसी को कहते हैं ना वाइट कॉलर जॉब। वरना हमसे बेहतर लोग आज जो है वो बड़ी जफाकशी वाले काम कर रहे हैं। हमारे साथ के लोग रोड पे पत्थर भी तोड़ रहे होंगे बेचारे, अल्लाह उन्हें भी उनके भी मामला जो है वो दुरुस्त फरमाए और उन्हें भी मौके फराहम हों, वो भी अच्छी तरह एक अच्छी ज़िंदगी जिए। अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि ये बैलेंस करने का एक ही तरीका है कि आप अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालें, अपने बच्चों के लिए टाइम निकालें, अपने पेरेंट्स की सेवा करें। उसके साथ साथ ये ना भूलें कि आप इसके साथ साथ आप लोगों का भी आपको अल्लाह ने इक़्तिदार दिया है। ये जो अफसरी है इसे मैं इक़्तिदार समझता हूँ, सर्विस के साथ साथ इक़्तिदार है और इसकी पूछताछ भी होनी है। ऐसा थोड़ी है कि अल्लाह ने अगर हमें चुना है, 1000 में से कुछ 4, 5, 6 लोगों को चुना है, तो उनसे ये हिसाब भी लिया जाएगा कि भाई आपको मैंने बेहतर नौकरी दी थी, बेहतर दफ्तर दिए थे, बेहतर काम करने के मौके फराहम किए थे, तो आपने क्या किया, आप क्या बेहतर करके आए। तो ठीक है, यही तरीकाकार है, अपने आप को अकाउंटेबल समझे इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। जी शुक्रिया मोहतरम। मॉडरेटर हजरात में अगर किसी और का सवाल होगा तो अपना सवाल रख सकते हैं। जी मुश्ताक साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया इमरान सर और एजाज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तशरीफ़ लाने के लिए। सर मेरा ये सवाल है कि यहाँ हमारे साथ बहुत से तुलबा और तालिबात भी जुड़े रहते हैं और इस वक्त भी हमारे साथ कुछ तुलबा मौजूद हैं। तो मेरा ये सवाल रहेगा कि आप महकमा पुलिस से सिविल सर्विस में आए तो इसके पीछे क्या कारफरमा मतलब रहा कि आपको यहाँ आने की ज़रूरत पड़ी। और दूसरी बात यह है कि किसी भी इम्तिहानात में हमारे जो तुलबा हैं उनको किन किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए ताकि ज़्यादा तादाद में उन्हें कामयाबी जो है आसानी से हासिल हो। ये आपने बड़ा दिलचस्प सा सवाल किया है कि पुलिस से यहाँ क्यों आया और केस में कैसे आया। बड़ी सच्चा सा जवाब दूंगा। मेरे एक बड़े भाई साहब हैं फारूक कैसर साहब, जो 2004 बैच के केएस अफसर हैं, और हम दोनों भाई, छोटा बड़ा भाई कम, दोस्त ज़्यादा रहे हैं शुरू से। बहुत अच्छी माशाल्लाह अंडरस्टैंडिंग भी है और अल्लाह कायम दायम रखे ये इत्तेफाक हमारा, मोहब्बत हमारी। मैं पुलिस में था 2000 से सब इंस्पेक्टर था, तो वो वकालत करते थे, फिर उसके बाद पहले टीचर थे, फिर वकालत करते थे, फिर वो केएस में आ गए और डीएसपी बन गए। तो पहले जो मेरे आगे पीछे के लोग थे वो एजाज साहब होता था और फारूक साहब होता था। जब भैया डीएसपी बन गए तो मुझे लगा जैसी मेरी जो पोजीशन है ना वो कुछ समाज में कम सी हो गई है। तो ये बात कुछ मैंने अपने वालिद से भी शेयर की, माँ से की, भाई से की। तो भाई ने बोला यार अभी तुम्हारी कौन सी उम्र है, पढ़ो। तो हमने पढ़ाई शुरू की और अल्लाह पाक का बहुत करम हुआ कि 2008 में मैंने भी केएस कर लिया और इसमें आ गई। ऐसा नहीं है कि जलसी थी, मैं आई एनवी हिम, मतलब मुझे लगा कि हाँ, जब आपके साथ का एक ऐसा आदमी जो आपका रूम शेयर करता है, एक ऐसा आदमी जिनके साथ आप उठते हो, बैठते हो, पढ़ते हो, आप एक लेवल पे हो, एक जैसे हो, जब वो करता है तो चीजें बड़ी गेटेबल लगने लगती हैं। यू आर गेटिंग माय पॉइंट ना।
मतलब आपको लगता है कि यार अगर भैया कर सकता है तो इतना मुश्किल नहीं है, मैं भी कर सकता हूँ। मैं भी ऐसा होता कि कोई और आदमी करता तो मुझे लगता कि नहीं यार शायद उसकी वो हमसे बेहतर था या उसको मौके बेहतर मिले। जब भैया ने कर लिया तो मुझे ये गटेबल लगने लगा कि हाँ यार कोई बात नहीं, अगर भैया कर पाया तो मैं भी कर लूंगा। फिर भैया ने काफी सपोर्ट भी की, बताया भी क्या करना है, कहाँ रहता है, कहाँ क्या चीजों को प्रायोरिटी देनी है, कहाँ पे नहीं देनी है। तो अल्लाह का करम हुआ और केस हो गया। सो ये रहा एक छोटा पर, और माँ बाप की दुआएं रही तो आप लोगों की मोहब्बत रही, निकल आए। अब रही बात नौजवान लोगों की जो कोई भी ख्वाब देखते हो जिंदगी में, तो उनके लिए सच पूछो तो मैं जाती समझता हूं कि हर आदमी पे ये आयद है कि वो अपने आप को एक ख्वाब दे, एक ख्वाब देखे। छोटा बड़ा ख्वाब नहीं होता, बस ख्वाब ख्वाब होता है। अपने आप को एक गिफ्ट योर सेल्फ अ पैशन जिसको बोलते हैं, अपने आप को एक जुनून गिफ्ट करो। ऐसे बे जानवरों की तरह जिंदगी क्या जीनी है, बेमकसद सी जिंदगी है। सो इन सब लोगों की पिछले 2 साल बड़े चैलेंजिंग से रहे हैं। हम पेंडेमिक की वजह से बड़े मुतासर हुए हैं, चाहे वो हमारी एजुकेशन हो, चाहे वो हमारे फाइनेंसेस हों, चाहे वो हमारी स्पोर्ट्स हों, चाहे वो सोशल गैदरिंग्स हों, हम सब इससे बड़े मुतासर हुए हैं। लेकिन खूबसूरत बात सबके बीच ये है कि जिंदगी जीना सीख लेती है, लाइफ लर्न्स टू लिव, और हम भी उसके साथ साथ हम भी जीना सीखते हैं, बट एक डिफरेंट अप्रोच के साथ, एक डिफरेंट स्ट्रेटजी के साथ हमको हेड ऑन लेना है जिंदगी को। जिंदगी की आंख में आंख डाल के देखना है, और ये जो आने वाले वक्त है एक चेंज लाएंगे जरूर, और हम सब पे ये लागू है, स्पेशली हमारी यूथ के साथ, हमारे उन नौजवान साथियों के साथ जो आज अपनी किसी ख्वाब को पूरा करने की जद्दोजहद में शामिल है। उनके साथ ये है कि वो इस चेंज का हिस्सा बने, दे शुड बी ए पार्ट ऑफ दिस चेंज, और घर बैठ के अपने कमरों में, अपने एसी कमरों में इंतजार ना करें कि उन तक कोई मौका पहुंचेगा, उन तक कोई अपॉर्चुनिटी आएगी और फिर वो उसको पकड़ेंगे, बल्कि बाहर निकले, अपॉर्चुनिटी को ढूंढे, उसे कॉलर से पकड़े और उसे घसीटते हुए अपने साथ लेके जाए, जब तक कि आप उस अपॉर्चुनिटी पे सवार नहीं हो जाते और फिर उसे आप अपनी मर्जी से दौड़ा नहीं देते। और सबसे बड़ी बात कि सब्र रखें सबके बीच, पेशेंस रखें। पेशेंस बड़ा जरूरी है। अपने आप को एक प्रोसेस में डालें, और प्रोसेस कोई भी ना, जिंदगी में शॉर्टकट्स नहीं होते, देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ, लाइफ इज अ प्रोसेस, इट्स वेरी ग्रेजुअल। तभी एक अच्छा चेंज आएगा, और जब आप एक प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे तो मुझे यकीन है कि रिजल्ट भी उसका अच्छा होगा, और आप बेहतर अपने ख्वाब को पूरा कर भी पाएंगे, और जो आपने देखा है उससे पूरा भी करेंगे, और फिर आप अपना समाज में अपनी एक जगह भी बना पाएंगे। हर जो हम पौधा देखते हैं, जो पेड़ देखते हैं, वो कभी ना कभी एक पौधा रहा है, कभी ना कभी एक बीज रहा है, जिसको वक्त पे पानी मिला, हवा मिली, और वो इतना बड़ा पौधा हुआ जिसको सींचा गया प्रॉपर तरीके से। सो मुझे लगता है मौकों की आज कमी नहीं है, आज आइडियाज की कोई, देयर इज नो डेप्थ ऑफ आइडियाज। मैं बताऊं, बस कमी किस में है? हमारे कॉन्फिडेंस में, हमारी अपनी सोच में कि हम इसे कर पाएंगे या नहीं। वो जो तजब्जुब है ना हमारा, वो हमें कुछ आगे नहीं करने दे पा रहा। आप देखें, फेसबुक एक आइडिया था, ओला उबेर सब एक आइडिया थे, जोमेटो एक आइडिया था, और जब तक कि ये क्लिक नहीं हुआ, इट वॉज एन आइडिया। और आप देखें आज मुझे लगता है सर्विस इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, उबेर की अपनी एक कार नहीं है और दुनिया की सबसे बड़ी कार का वो प्लेटफॉर्म है, जोमेटो का एक रेस्टोरेंट नहीं है और सबसे बड़ा, फेसबुक एक सोशल प्लेटफॉर्म है जहां हम इंटरेक्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि हम हर एक आदमी को अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए कि मैं किस काबिल हूँ, और अपने आप के साथ कोई झूठ नहीं। शाम को जब आप अपने बारे में सोचें तो आप देखें कि आपकी उड़ान कितनी हो सकती है। अपने पर खोलें, अपनी उड़ान भरें, भरोसा रखें, आप बेहतर जगह लैंड होंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, नवाजिश। जी मोहतरम तारिक साहब,
आपको कोई सवाल? जी जी, मैं एजाज साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ कि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आपके वालिद साहब जो हैं माहिर तालीम थे, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगी में एक आइडियल कौन रहे, और दूसरा ये कि वो उन लोगों के भी आप नाम लें जिन्होंने आपको उंगली पकड़कर कामयाबी की दहलीज तक लाया। ये है कि किस तरह से मतलब आप एक अच्छी पोजीशन पे हैं, तो इस पोजीशन पे जो हमारे यूथ है किसी मुकाम पे जब पहुंच जाते हैं तो वो अब भूल जाते हैं। तो इससे रिलेटेड अगर आप कोई पैगाम अपने सक्सेस स्टोरी में उन लोगों का नाम बताएं। तारिक साहब, ऐसा है कि सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मेरे वालिद हैं या फिर मुझ पे ये आयद है कि मैं अपने वालिद की तारीफ करूं। मेरे वालिद एक इस समाज का एक बेहतरीन हिस्सा थे और माशाल्लाह बड़ी उन्होंने ऐसी जिंदगी गुजारी है कि असूली तो छोड़ दें बट बामकसद जिंदगी गुजारी है। मुझे लगता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज कि यू शुड लीड अ पर्पसफुल लाइफ। तो वो बड़ा जरूरी है। एज ए स्टूडेंट में कुछ अच्छा स्टूडेंट नहीं था। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट टू वन आउटसाइडर। मैं मतलब पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं होता था, ज्यादा ध्यान मेरा आगे पीछे के कामों में होता था। खुद पे शायद मैं हार गया था, थक गया था कि नहीं मुझसे होगा नहीं। बट मेरे वालिद नहीं थके थे, मेरे वालिद नहीं हारे थे। वो जानते थे कि मैं इसे निकाल के लाऊंगा इस तूफान से। एंड ही नेवर गिव अपन मी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। उन्होंने मुझे कभी नहीं छोड़ा, मेरे पीछे 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 रहे, मुझे साथ साथ उंगली पकड़ के। मैं सैनिक स्कूल जब पढ़ने आया तो 2 महीने बाद वापस चला गया। जब मैं जवाहर नवोदय विद्यालय कोटरंका में पढ़ने गया तो वहां से मैं वालिद साहब को खत लिखता था। वो इनलैंड लेटर आते थे ना, वो जो ब्लू कलर के, शायद जी जी आपको बिल्कुल। याद होंगे। जी जी बिल्कुल। एक मैंने संभाल के भी रखा है। आप यकीन जाने मेरे वालिद वो खत पढ़ते नहीं थे, जला के, हमारे घर पे तब बुखारी होती थी वो बुद्दल में, तो उसमें डाल देते थे ना। उन्हें मेरा वो जो लिखा हुआ जो सब्जेक्ट था वो पसंद आता था और ना मेरा हैंडराइटिंग। तो वो कहते थे कि यार ये कुछ नहीं बन पाएगा। तो वो मैंने एक खत बचा के रखा है, आज तक मेरी फाइल में है। मगर वालिद मोहतरम ने मुझ पे बड़ी मेहनत की काफी हद तक। और 85 में पहली बार मेरे वालिद पाकिस्तान गए और हम बेसिकली पाकिस्तान से यहाँ पे आए थे लॉन्ग बैक 47 के आसपास कहीं। हमारी जो फैमिली है वो हम लोग बेसिकली, मेरे दादा के जो वालिद थे वो कहीं मुजफ्फराबाद के हैं, तो वहां से यहाँ आए थे। तो जब मेरे वालिद पहली बार वापस गए 85 में पाकिस्तान, तो जब वहां देखा, वहां हमारी फैमिली में से एक कोई अच्छे जो सेटल हो चुके थे उनके घर गए, तो उनके बच्चे वहां माशाल्लाह काफी अच्छे। उनकी जो बेटी थी बड़ी, वो MA इंग्लिश थी। उनका जो बेटा था वो तब MBA कर रहा था मेरे हिसाब से, या कुछ मतलब इस तरह की अच्छी सी पढ़ाई शढ़ाई में थे और बड़ी फटाक से अंग्रेजी बोलते थे। तो जब मेरे वालिद मोहतरम वहां से वापस आए, लाहौर से दिल्ली की फ्लाइट पकड़ी, तो जब हम घर में इंतजार कर रहे थे कि हाँ कोई कार आएगी, कोई पिस्टल आएगा, हम खेलेंगे, तो वालिद मोहतरम नई सड़क गए, वहां से इंग्लिश मीडियम की किताबें उठाई, वो लेके बुद्दल पहुंचे और हमारी फिर तब से क्लास शुरू हुई। रात को 12-12, 1-1 बजे तक हमारे साथ पापा ने खुद भी बैठना, हमें भी बिठाना। और मैं 9th 10th में हमारे स्कूल में मैं वाहिद लड़का था जिसकी सोशल स्टडीज इंग्लिश में थी। मेरा अलग से पेपर डलता था क्योंकि बाकी सबका उर्दू या हिंदी में था, मेरा इंग्लिश में होता था। तो हमने इंग्लिश मीडियम शुरू किया, पापा ने हमें पढ़ाना शुरू किया, वो NCERT की बुक्स वो सब। तो उनकी कोशिशें थी और डायरेक्शन थी कि हम लोग, ठीक, अल्लाह ने उन्हें उसका फल दिया। इसके साथ साथ मेरे एक प्रोफेसर होते थे कॉलेज में, शबीर शाह साहब, बहुत से लोग उनसे जानते भी होंगे उनको, रजौरी प्रिंसिपल भी रहे हैं, मेंडर भी रहे हैं। अब जब मेरा 2000 में सब इंस्पेक्टर का रिजल्ट हुआ तो तब फोन नहीं होते थे, तो मैं यहाँ से घर गया, मैं तब जम्मू में था, लॉक कर रहा था, तो मैं घर गया रजौरी में, तो मैंने वो मिठाई का एक डब्बा लिया और उनके घर पहुंच गया कि सर मुबारक हो, मैं सब इंस्पेक्टर बन गया हूँ। अब यकीन जानेंगे कि शबीर शाह सर ने मुझे मुबारक नहीं दी, और मुझे ये कहा कि यार
एजाज तुम इसके लिए नहीं बने हो, यू आर नॉट मेड फॉर दिस। ये कुछ ठीक है, नौकरी तुम्हें मिल गई है, बट दिस इज नॉट समथिंग दैट। मैं घर वापस आया बिना मुबारक लिए और मुझे अच्छा भी नहीं लगा कि यार पता नहीं सर को क्या हुआ है। लेकिन जब 2008 में मैंने केएस किया, सबसे पहले वाले शरीफ शासन थे, मैंने कहा यस दिस इज द मार्क, तुम इसके लिए ही बने थे। तो ये दो चीजें, दो वाक्य मुझे, अल्लाह मेरे वालिद को जन्नत में आला से आला मुकाम अता करे। बड़ी दुआएं थी और बहुत मेहनत थी उनकी, बड़ा अनथक सा उनका रवैया था मुझको लेके कि मैं कभी हारे नहीं, वो ही नेवर गिव अप। और मुझे नहीं पता मैं जिंदगी में अच्छा कर पाया या कम किया, ज्यादा किया, पर जो भी किया मेरे वालिद बड़े मुतमईन इस दुनिया से गए हैं और इस बात का बड़ा सुकून है, दिल को बड़ी खुशी है, अच्छा महसूस होता है कि मैंने अपने वालिद की कोशिशों, जो भी उन्होंने कोशिशें की, उनको उनके उस ख्वाब को पूरा किया और वो बड़ी तसल्ली से इस दुनिया से हम सबको जाना है, जल्दी या लेट। वालिद अगर 90 साल के, 100 साल के जाते तब भी दुख यही होता, मगर ये है कि वो तसल्ली से गए हैं और ठीक है, अल्लाह उन्हें गरीब की रहमत करे। बहुत शुक्रिया सर, आपकी कहानी या स्टोरी बहुत मोटिवेशनल है। वाकई सुनने वालों को एक पैगाम जाता है कि बाकी सब कामों के साथ साथ जो फैमिली है वो भी बहुत ज़रूरी है, बड़ों की इज्जत और उनकी खिदमत करना बड़ा ज़रूरी है। और सबसे अच्छी बात जो आपने कही कि ख्वाब देखना बड़ा ज़रूरी है, ख्वाब देखेंगे तो उसकी तकमील होगी, और जब तक हम ऐसा सोचेंगे नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं करेंगे, तो नेचुरली हम कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही हमारे साथ बहुत अच्छे सामीन जुड़े हुए हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। अगर नाम लेने हों तो बहुत नाम लेने पड़ेंगे और उसमें हमारा काफ़ी वक्त भी जाएगा, तो मैं आप सब के लिए यही कहूँगी कि आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हमारे साथ शामिल होते हैं तो हमारी हिम्मत बढ़ती है, हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें एक आप कह लें कि तवानाई मिलती है अगले प्रोग्राम के लिए काम करने की। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि हैंड रेज का ऑप्शन खुल चुका है, आप लोग सवाल कर सकते हैं हमारे मेहमान से, और आप बिल्कुल ऊपर आके सवाल करें। और जो हमारे नए ऑडियंस हैं वो ज़रूर तारिक इब्रार ऑफिशियल क्लब और मॉडरेटर्स को और हमारे मेहमान को भी फॉलो करें, ताकि मज़ीद जो नोटिफिकेशंस हैं आने वाले प्रोग्राम्स की वो आप तक पहुंचाई जा सकें। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे प्रोग्राम का दूसरा मरहला शुरू होगा और बहुत से हमारे सामीन जो है हैंड रेज कर रहे हैं और हमारे स्पीकर पैनल में हमारे मोअज़्ज़ज़ ऑडियंस आ चुके हैं। और मैं गुजारिश करता हूँ यूनुस राही साहब से कि वो उनके जहन में इस टॉपिक के हवाले से या कोई भी सवाल है तो सर से आप जो है सवाल पूछ सकते हैं, जो आपने तासरात दे सकते हैं कि जी यूनुस राही साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम तमाम साथियों को। जी जी वालेकुम सलाम। और मोहतरम, मेरा सवाल तो कोई नहीं है एजाज भाई से, बस मेरा इतना कहना है कि जिस तरीके से इन्होंने फरमाया कि हमारा और पब्लिक में जो गैप है वो नहीं होता है, हम एक दूसरे के नज़दीक होते हैं। मेरी एक गुजारिश है, ये एजाज भाई, फारूक भाई, इनके वालिद साहब, उनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात थे। मेरी एक गुजारिश है कि बीच में जिस तरीके से आज आपने वक्त निकाला, कभी छुट्टी के दिन कोई ऐसा प्रोग्राम बनाएं ताकि जो बच्चे कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में आगे, उनके लिए कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम, आपका दोस्तों का अच्छा हल्का है तो 2-4 साथी मिल के ताकि कोई प्रोग्राम अच्छा सा हो जिसमें लोगों को वो बच्चे जो कुछ आगे ज़िंदगी में करना चाहते हैं उनको गाइडेंस मिले आपकी तरफ से। जी यूनुस साहब, ज़रूर इंशाल्लाह। कभी भी
मुझे कहीं भी आने के लिए बोलेंगे तो मैं हाजिर हूँगा। और अगर हमारे तजुर्बे से या हमारे जो भी हमने सीखा है अब तक, अगर उससे किसी को कोई फैज़ पहुंचता है या अल्लाह किसी के बेहतरी हमारे हाथ से होगी तो हम बड़े खुशनसीब समझेंगे खुद को। आप जब भी चाहें कहीं भी हम हाजिर हैं आपके लिए, कहीं भी कभी भी। जी शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत जो है हौसला अफजाई की है। इस रिप्लाई से इंशाल्लाह हमारा हौसला बढ़ता है कि आप जो है टाइम देने के लिए रेडी रहते हैं हर वक्त। तो बहुत शुक्रिया यूनुस साहब और एजाज साहब आपका भी शुक्रिया। ये हमारे साथ सरफराज जी हैं, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। सरफराज जी आपका कोई सवाल है तो आप ज़रूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा सवाल ये है कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं या जो लोग पावर में होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन और ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी जो प्रोफेशनल एथिक्स हैं उनको करप्ट करने की कोशिश करते हैं और जो कुछ ऐसी चीज़ें करवाने की कोशिश करते हैं जो सोसाइटी के इंटरेस्ट में नहीं होती और जो सोशल एथिक्स होते हैं उनके बहुत ज़्यादा खिलाफ होती हैं। और एक एज एडमिनिस्ट्रेटर आपकी एक प्रोफेशनल एथिक्स भी होती है कि आपको जो मैन इन पावर है आपको उसके ऑर्डर्स को भी फॉलो करना होता है और एक आपकी मॉरल एथिक्स भी होती है। तो यहाँ पे जो एक एथिकल डायलेमा होता है इसको आप एज एडमिनिस्ट्रेटर कैसे डील करते हैं और यहाँ पे आप कैसे वहाँ पे जो है एक बीच का रास्ता इख्तियार करते हैं। बहुत शुक्रिया। सरफराज साहब, ऐसा है कि हर किसी का अपना गलत है, हर किसी का अपना सही है। गलत और सही में बड़ा इलास्टिक सा कॉन्सेप्ट है मुझे लगता है। मैं आप यकीन जानिए कि जब हम यहाँ हिंदुस्तान में रहते हैं तो अमेरिका जब हमारे पड़ोसी मुल्क आगे पीछे हो, जब वहां से रॉकेट अटैक करता है तो हमें बुरा लगता है। हम कहते हैं ग्लोब के ऊपर। आप 5 मिनट में ये समझे कि हम अमेरिकन हैं और हम कितने फख्र से कहते हैं कि हमारा कंट्री दुनिया के किसी भी कंट्री को बम्प कर सकता है ना। हम यहाँ बैठे हैं तो हमें ये बुरा लगता है, अगर हम वहां हों तो हमें ये अच्छा लगेगा। सो गलत तो सही बड़ा इलास्टिक सा कंसेप्ट है। एक बीच का मुझे लगता है कि हर आदमी का अपना सही है, हर आदमी का अपना गलत है। बाकी पॉलिटिशियंस का अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, उनकी अपनी मजबूरियां हैं, एक उनका अपना एक रोल है और हमारा अपना रोल है। उन पे ये वाजिब है कि वो हर किसी को हाँ कहें कि उनका काम होगा। हमारा ये रोल है कि हम उनके किसी भी बताए हुए काम को ज़ाब्ते में डालें, उसे देखें कि क्या वो फिट होता है उन सर्कमस्टांसेस में जहाँ पे इनकी गुंजाइश निकलती है। और इसके साथ साथ ईज ऑफ बिजनेस दे। ईज ऑफ बिजनेस ये है कि एक काम को ये देखें कि क्या ये काम हो सकता है, अगर हो सकता है तो वो होगा और अगर वो नहीं हो सकता तो वो नहीं होगा। हमारा रोल ही यही है। हम एक ब्रिज है पॉलिटिकल सिस्टम और लोगों के बीच का। आप हमसे हमारी जो एक गलत और सही के बीच का रास्ता है उसको इख्तियार करना पड़ता है। और मुझे लगता है हमारे लिए सेफ साइड ब्यूरोक्रेट्स के लिए भी एक मैसेज ये है कि वो सेफ साइड ये है हमारे लेवल के या जो बडिंग ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके लिए कि शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब भी ऐसा कोई प्रेशर आए उसे अपने 1 या 2 रैंक ऊपर तक, जहां तक आप बिना प्रॉपर चैनल को साइड किए हुए जहां तक आप पहुंच पाए, अपने सीनियर्स को ब्रीफ करके रखें कि सर ऐसा है या मैम ऐसा है, ऐसा हो रहा है। और मुझे लगता है उसका कोई ना कोई वाया मीडिया वो निकाल ही लेते हैं। सो मुश्किल तो है ये काम, इसमें कोई दो राय थोड़ी है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी काम मुश्किल नहीं है। बट मुश्किल है तभी तो है, मुश्किल ना हो आसान चीज तो हर कोई कर लेगा, तभी तो इसकी क्रेज भी तो है। बट ठीक है, मुझे लगता है कि अगर आप नेक नीति से, अगर आप इम्पार्शली होके कोई काम करेंगे तो वो भी समझ जाते हैं और आप भी समझ जाते हैं।
जी बहुत शुक्रिया सर। हम जो है नेक्स्ट स्पीकर इफ्तिकार साहब हैं, उनसे हम गुजारिश करते हैं वो भी अपना सवाल या तासरात रखें। तारिक अबरार साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। जहाँ तक मेरे भाई एजाज कैसर साहब की बात है, एजाज कैसर साहब को मैं बहुत मेरी उम्र जब छोटी थी मैं तब से जानता था। एजाज साहब पुलिस में थे, मेरे एक भाई मुस्ताज के साथ, मेरे कजन ब्रदर थे मुस्ताज, जब ये सब इंस्पेक्टर बने अगट्ठे, तो मैं उस वक्त से जानता हूँ। ये बड़े पोलाइट दिल आदमी हैं, बहुत अच्छे हैं। एक बात आपने कही यहाँ बीच में किसी ने कि ब्यूरोक्रेट्स, जब लोग एंट्री करते हैं एज ब्यूरोक्रेट ब्यूरोक्रेसी के अंदर, तो बहुत बड़ा गैप बनता है पब्लिक और जो है उन लोगों के दरमियान में। लेकिन जब से ये केएस ऑफिसर हैं, असल में ये इनका कमाल नहीं, अल्लाह ताला गरी के रहमत करे। इनके वालिद साहब को वो टीचर थे और टीचर डायरेक्ट सोसाइटी के साथ जुड़ा होता है, और टीचर्स के बच्चे जो होते हैं असल में उनके अंदर तो वो स्पिरिट ऑलरेडी मौजूद होती है। ये पुंछ के अंदर वीडियो रहे हैं और ये बड़े ऑनेस्ट ऑफिसर रहे हैं, ईमानदार रहे हैं। अल्लाह ताला एजाज साहब को लंबी उम्र दे, सेहत दे, और ये पब्लिक के एक बेहतरीन, कभी इन्होंने अपने आप को ब्यूरोक्रेट नहीं माना। एजाज साहब को बुला के बहुत सारे जिंदगी के ऐसे चैप्टर्स थे जिनको इन्होंने खोला और हमने बहुत इंस्पायर किया, और हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि इनकी बहुत सारी चीजें जो हमें अच्छी लगी हैं, सारी बातें अच्छी थी बट जो अच्छी लगी हैं, मैं बीइंग ए टीचर मैं उन्हें भी अडॉप्ट करूंगा इंशाल्लाह। एजाज साहब आपका भी शुक्रिया, अबरार भाई आपका भी शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। जी जी थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत। नेक्स्ट हमारे साथ हैं आशिया कादिर जी, ये जो हैं सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट भी हैं और इनका ये कुछ सवाल है वो पूछना चाह रही हैं। आशिया जी आप पूछें। Assalamu alaikum to all of you. Am I audible? Yes. Audible. Okay. So first of all, thank you very much तारिक भैया, आपने ये अपॉर्चुनिटी दी क्वेश्चन पूछने की। सर मेरा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक क्वेश्चन है सर, जैसे कि आपने सर आपने अपनी जॉब के साथ साथ केस एग्जाम की प्रिपरेशन की, तो सर आई वांट टू नो कि आपने टाइम को कैसे मैनेज किया, जॉब के साथ साथ स्टडी किया, देन उसको इतने अच्छे से क्वालिफाई किया, तो टाइम को कैसे मैनेज किया सर आपने, ये मेरा क्वेश्चन। थैंक यू। आयशा जी, जब तक मुश्किल होती हैं, जब तक आपको प्यास नहीं है, जब आपको प्यास लग गई ना, फिर पानी आदमी ढूंढ ही लेता है। मेरा भी मेरा जाती तजुर्बा है। मैं जब केएस की तैयारी शुरू की तो मैं रजौरी में और पुंछ में मैं एसओजी में था, और रात भर भी एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन करते थे, दिन को भी करते थे, और फिर उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स रहते थे वो काफ़ी दिनों तक जहन पे रहते थे। जब मेरा मेंस हो गया उसके बाद मुझे ख्वास में भेज दिया गया एसओजी कैंप के साथ कि आप वहाँ जाके कैंप करेंगे। जब मेरा ऑर्डर हुआ तो मैं फारूक खान साहब जो आज एडवाइज़र हैं, तब ये एसएसपी रजौरी हुआ करते थे, तो मैं इनके पास चला गया। मैंने इनसे कहा कि सर वहाँ पे तो तब इंटरनेट नहीं था, कुछ नहीं था, तो मैंने कहा सर मैं वहाँ पे कैसे अखबार पढ़ूंगा, कैसे मैगजीन्स पढ़ूंगा, कैसे मैं जनरल स्टडीज़ देखूंगा, तो मुझ पर मेहरबानी करें कि मुझे रजौरी के आसपास कहीं रखा जाए ताकि मैं थोड़ी सी अपनी कर पाऊँ। खैर इन्होंने मुझे बड़ी मेहरबानी की और मेरी सुन भी ली, तो उन्होंने मुझे वापस रजौरी में रख लिया, और उसके बाद ये ट्रांसफ़र हो गए। और फिर जेपी सिंह साहब आए जो अब रिटायर्ड हैं, उन्होंने भी मेरी काफ़ी मदद की। और बाकी रहा वक्त की बात, तो मुझे लगता है पढ़ाई what not to read is more important than what to read। हम ये भूल जाते हैं, हमें लगता है कि हमें वो सब कुछ पता होना चाहिए। नॉलेज इतना वसी है ना, नॉलेज इतना ज्यादा है कि मुझे नहीं लगता कि इतना नॉलेज हमारे अंदर समा भी सकता है। सो एक बड़ा सेट सा प्लेटफॉर्म है कि हमें क्या क्या करना है, क्या नहीं पढ़ना है। जो हमारे लिए डूज एंड डोंट्स है ना, डोंट्स आर मोर इम्पोर्टेंट दैन डूज। थोड़ा सा उन पे कंसंट्रेट करें और बड़ी अपनी तैयारी को, अपनी सिविल सर्विसेज की जो प्रिपरेशन है उसे बड़े एक सिस्टमेटिक तरीके से करें। और जब प्यास लगेगी, जब आपको लगेगा कि इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, दिस इज द ओनली वे आउट, तो
खुदाई मदद तो होती ही होती है, जब आप मेहनत करेंगे तो मदद इंशाल्लाह आपको अल्लाह करेंगे और आप निकल जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान साहब आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे मोअज़्ज़ज़ इमरान फरीदी साहब? हाँ, इससे पहले कि हम शुक्रिया की तरफ बढ़ें, मैं ऑडियंस से गुजारिश करता हूँ कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेस कर सकते हैं। और बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जम्मू कश्मीर के हर कोने से, हर ज़िले से लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पर नाम लेना जो है, कितने लोगों का नाम लूँ कितनों का नाम नहीं, तो कहीं किसी के साथ ज़्यादती ना हो, नाम ना लेने से ना लेने का यही मकसद है। और तमाम सामीन हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं। बहुत शुक्रिया। मुश्ताक भाई आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप सर से कर लें और उसके बाद हम अख्ताम की तरफ बढ़ेंगे। बहुत कीमती टाइम सर ने दिया है, बहुत मशकूर है हम। बहुत शुक्रिया भाई। सर मैं ये सवाल करना चाहता था कि यहाँ पे तारक अबरार ऑफिशियल क्लब पे हमारे बहुत से मौज़ूआत पे प्रोग्राम होते रहते हैं, तो इस ज़मन में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे सामीन को और हमें, ताकि हम इससे मुस्तफ़ीद हों आपकी राय से? तारिक हमारा छोटा भाई है और इसके साथ मुझे लगता है मेरा जो रिश्ता है करीब करीब 10 साल पुराना है। जी बिल्कुल सर। और जब तारिक खुद भी पढ़ा करता था, उसके बाद अब तो माशाल्लाह इसकी शादी हो रखी है जी। और मैं काफी देर से तारिक के साथ जुड़ा हूँ। ये जो इसके अंदर आग है ना, ये आज की आता था ना कि एजाज भाई ऐसा है, ये हो गया वो हो गया, तो वो अपनी जो इसके एहसास थे उनको वेंट आउट करता था। मुझे अच्छा लगता था कि ठीक है यार, कोई एक लड़का दनू के उस गांव से उतने दूर से जाके आके इसने अपना काम भी करना, अपने भाई बहन भी पढ़ाने, तो मुझे लगता है ये काफी देर से, काफी जब से मैं इसको जानता हूँ, ये इस समाज के साथ मुंसलिक है और इन्हीं चीजों के, ये तब भी करप्शन के पीछे था, ये आज भी करप्शन के पीछे है। तो अल्लाह इसे और ताकत दे। और इस प्रोग्राम से मेरी ये दुआ है अल्लाह से कि काफी लोग फैज़याब हों, लोग अपने ख्वाब देखें, अपने ख्वाबों को पूरा करें, उन्हें ख्वाब देखने की सलाहियत मिले। और हम बतौरे मैं ज़ाती अपनी एजाज कैसर की हैसियत से भी आप सबको, तारिक भाई को भी और आप सबको भी, आपके आई एम एट योर डिस्पोजल। आप कहीं भी चाहें, मेरे लाइक कुछ भी हो, मैं हाजिर हूँ। और पे बैक के लिए तो दिस इज लाइक, आई बिलीव दिस इज लाइक पेइंग बैक टू द पीपल यू बिलोंग टू, एंड आई एम 24/7 रेडी फॉर एनी डैम थिंग। आप कभी भी मुझे बोलेंगे, मैं हाजिर हूँ और अपने लोगों को हम वापस देंगे इंशाल्लाह। ये समाज का दिया सब कुछ है और वापस आएगा। बाकी ये बहुत बेहतरीन सा प्रोग्राम है। मैं 1-2 रोज पहले 1-2 बार इसके साथ जुड़ा हूँ और थोड़ा सा मसरूफियात के साथ साथ शायद नहीं जुड़ पाता हूँ कई बार, बट काफ़ी बार जो सुना भी है या तारिक से डिस्कशन भी हुई है, तो ये बहुत एक अच्छी कोशिश है। और एक समाज में, आपको सच बोलूं, समाज वही सरवाइव करता है जो अपने लोकल हीरोज बनाता है। हम सब के अंदर एक हीरो है, हमें उसको ढूंढना है। हमें अपने साथ वाले की किसी एक की एक्नॉलेजमेंट से या किसी एक के ये मान लेने से कि उसने हमसे बेहतर किया है दुनिया में, या वो हमसे बेहतर है किसी एक फील्ड में, मुझे लगता है इससे हम किसी भी तरीके से पीछे नहीं हो जाते। हम सबको चाहिए कि अगर किसी एक शख्स ने, आज तन्मय गुप्ते ने जो देखा आपने, टॉप किया है एम्स के लिए, अब वो मेडिकल इतने हाई नोट पे, उनके फादर को मैं जानता हूँ, मुझे बड़ी खुशी हुई है जब मैंने उनके फादर से, हम्बल से आदमी है। तो मुझे लगता है हम सबको ऐसे ही हीरोज की तलाश है, हम ताकि जिनको कोट कर सकें अपने घर, अपने बच्चों, अपने भाइयों के आगे पीछे कि भाई दुनिया। और हमें ज्यादा जरूरी हम पे ये है कि हम किस चीज को से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, हमें क्या चीज अपील कर रही है। बदकिस्मती है कि हमें अगर BMW या फरारी अपील कर रही है, हमें
जो हमारे हीरोज हैं हमें ये लोग अपील करने चाहिए। हीरो मेरा मतलब शाहरुख खान और सलमान खान से नहीं है, वो लोग हैं जो हमारा हिस्सा थे, कल तक हमारे समाज का हिस्सा थे, हमारे साथ उठते बैठते पढ़ते लिखते खेलते थे और अचानक हमारे बीच से बेहतर निकल गए और माशाल्लाह आज अच्छी जगह पे पहुंचे हैं और समाज को भी बैक कर रहे हैं। सो मुझे लगता है ये एक बड़ी अच्छी कोशिश है तारिक साहब की, नसीम मैम की, इमरान साहब की, मुश्ताक साहब की, और अल्लाह इनकी इन कोशिशों को कबूल फरमाए और इनसे जो है वो लोग फैज़याब हों। एजाज़ भाई आपने बहुत ही जो है अप्रिशिएट किया और हमारी हौसला अफजाई फरमाई। इसी बहाने पे यहाँ पे एक मैं आज अनाउंसमेंट भी करना चाह रहा हूँ कि हमारे प्रोग्राम्स का मकसद क्या है। बाज़ लोग मुझे पूछते हैं कि आपका क्या मकसद है, यहाँ से आपको मोनेटाइज होता है, क्या होता है। तो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि इंशाल्लाह अभी तो हमारा क्लब के जो है 33rd प्रोग्राम है। तो इसमें हमारा जो फ़िक्र अमल का उर्दू का प्रोग्राम है ये 18वां प्रोग्राम है। तो दोनों दूसरा हमारा गोजरी का सोच विचार प्रोग्राम है। तो सोसाइटी के लिए हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पे शख्सियात को दावत देते हैं, किसी एक ख़ास टॉपिक पे बात होती है तो उस प्रोग्राम को फॉर्मेट देने में, तैयारी करने में हमें कम से कम 2 दिन का वक्त लगता है और उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं। हम टीम कोऑर्डिनेशन से चलना होता है, हर चीज़ करके फिर जाके एक प्रोग्राम बनता है। और उसके बाद जो है मेरी ये कोशिश रहेगी कि 100 प्रोग्राम जो हैं हमारे फ़िक्र अमल के और 100 प्रोग्राम जो हैं गोजरी के जब कंप्लीट हो जाएंगे तो हम इनको रिटर्न में जो है बुक्स की शेप में लाएंगे ताकि जो रिसर्चर्स होंगे उनको रिसर्च किसी भी टॉपिक पे करनी होगी तो ये कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स जो हैं बुक्स की शेप में सामने आएंगी। ये चीज़ें ये हम ज़ाया नहीं जा रहा, हमारे सेशंस रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम सोसाइटी को कुछ ना कुछ देने की तमन्ना रखते हैं। तो एजाज़ भाई जैसे लोग जो हमारी सपोर्ट कर रहे हैं, इमरान भाई जैसे, जिस तरह से KS ऑफिसर होने के बावजूद जो है इमरान भाई और एजाज़ भाई हमें जब हमारी पीठ थपथपाते हैं तो हमारा हौसला बढ़ जाता है। और मैंने जो है तमाम लेक्चर्स को लिखना शुरू कर दिया है, उसमें से 1-2 लेक्चर्स मतलब कंप्लीट भी हो चुका है। तो इंशाल्लाह हम जो है सोसाइटी को कुछ ना कुछ देने के लिए चाहत रखते हैं। ये प्लेटफॉर्म जो आया है क्लब हाउस, तो इसमें बाज़ लोग मैंने देखे बहुत से अजीब ग्रुप्स थे, कुछ था, लेकिन मैंने सोचा कि सोसाइटी के जो अच्छे लोग हैं, अच्छी बात सुनना चाहते हैं, तो इससे पहले ऐसा कोई मीडियम ऑडियो बेस्ड मीडियम नहीं आया था। तो मैंने कम्युनिटी की एनर्जी को, सोच को बेहतर सिमत देने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। तो इंशाल्लाह आप तमाम साथियों की और बिलखसूस जो सामीन हर प्रोग्राम में पेश रहते हैं तो उनकी वजह से ये प्रोग्राम की जो है प्रोग्राम्स कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैं तमाम लोगों का और मेहमान शख्सियात का और मॉडरेटर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब। ये हमारे प्रोग्राम का फॉर्मल शुक्रिया की तहरीक पेश करेंगे मुश्ताक खालिद साहब। जी मुश्ताक भाई। बहुत शुक्रिया तारक भाई। मैं तारक अबरार ऑफिशियल क्लब की तरफ से आज के मेहमान स्पीकर जनाब एजाज कैसर साहब और अपने मॉडरेटर साथी इमरान फरीदी साहब, तारक अबरार साहब और मोहतरमा नसीम अख्तर साहिबा की तरफ से आप सब मेहमानों का और जितने भी हमारे साथ सामीन कराम, नाज़रीन कराम जुड़े हुए हैं, आप सबका बहुत ही मशकूर ममनून हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त से नवाजा और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में हमारे साथ ताउन किया। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा भी हम अपने किसी और प्रोग्राम में जनाब एजाज कैसर साहब को मदऊ करेंगे और इनसे किसी और मौजू पर ज़रूर इंशाअल्लाह बात होगी। आप सबका एक बार फिर बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी आप हमारे प्रोग्रामों के साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे। और मेरी दरख्वास्त रहेगी कि आप तारक अबरार ऑफिशियल क्लब और हमारे मॉडरेटर साथियों को भी फॉलो कर लें ताकि आइंदा प्रोग्रामों की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। बहुत बहुत जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम साथियों का वक्त देने के लिए। इसी के साथ हम इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको सलामत रखे और समाज में बेहतर करने के लिए हमारे अंदर वो हौसला पैदा फरमाए
और हम जो हैं कुछ ना कुछ बेहतर कर सकें, यही हमारी कोशिश है। अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज़ भाई और तमाम सामीन का। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। ओके, अल्लाह।